नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जो हमारे पॉलिटी सेक्शन है उसमें। पॉलिटी सेक्शन जो हमने शुरू किया था उसकी हमने जो फर्स्ट पार्ट था या जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने कंप्लीट किया था जो हमारा पॉलिटी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो 1773 के जो चार्टर एक्ट है जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से हमने शुरू किया था। और जो 1853 है, 1853 यानी वो टाइम जहाँ पर जो शासन है वो ट्रांसफ़र होकर सीधा महारानी के या ताज के पास चला जाता है ब्रिटेन के, वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब जो है जो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे वो हम कंप्लीट करेंगे जो ताज का शासन है। ताज का शासन जो 1858 के से और 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है हमारा वहाँ तक शुरू होता है। अब इसमें परिस्थिति क्या है, जैसे मैंने आपको पहली वाली क्लास में भी इस चीज़ का जो है मेंशन किया था इस चीज़ को कि हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक सब्जेक्ट का वो पॉलिटी जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। यदि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं तो उसकी आसपास की हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है या हिस्टोरिकल जो घटनाएँ हैं आखिर वो क्या क्या हिस्टोरिकल घटनाएँ हो रही है, क्योंकि जो हिस्टोरिकल घटनाएँ होती है उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कानूनों के परिवर्तन में। कि हिस्टोरिकल कुछ घटनाएँ हुई, कोई वार हुआ या कोई क्रांति हुई, कोई रिवॉल्यूशन हुआ, कोई किसी लोगों ने प्रदर्शन करा, तो उन घटनाओं का इफ़ेक्ट पड़ता है कुछ सुधार लाने में, कुछ रिफॉर्म्स लाने में। तो वही आप देखते हैं कि 1857 की क्रांति जो है हो चुकी है। 1857 की क्रांति ने पूरे जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी एक तरीके से कहते हैं कि जड़ को हिला कर रख दिया था। उसमें तो जो हमारे लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम जो वायसराय है कैनिंग, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि कुछ लोगों को मेंशन करके कि यदि जो सिंधिया है, जैसे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे, कि यदि उसका जो उनके जो परिवार था जो सिंधिया थे, कि यदि इसमें सिंधिया शामिल हो जाते तो मुझे कल ही यहाँ से बिस्तर अपना उठाना पड़ता। तो इतनी भयानक या इतनी विकराल रूप से वो क्रांति हुई, लेकिन किसी वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहीं, वो भी हम अपने हिस्ट्री सेक्शन में देखेंगे, उस वजह से वो सफल नहीं हो पाई और फिर जो है उन्होंने रिफॉर्म के द्वारा शासन जो है दोबारा जो है शुरू किया। अब वो जो शासन शुरू किया उसमें जो वो पहला एक्ट लेके आए, वो पहला एक्ट जो लेके आए वो लेके आए 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें उन्होंने क्या चेंज किए? 1858 का अधिनियम है, भारत में जो वायसरॉय है, वायसराय कौन है? कैनिंग। कैनिंग के बारे में दो सवाल जो आम एग्ज़ाम में जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ख़ासकर कांस्टेबल के या एसआई वगैरह के, जो उसमें पूछे जाते हैं, वो क्या पूछे जाते हैं कि जो भारत है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। अब चूंकि गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसरॉय कर दिया गया। तो जब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसरॉय कर दिया गया तो जो भारत के जो पहले वायसरॉय है वो भी कौन है? कैनिंग है। अब देखते हैं कि जो भारत का शासन है सीधा महारानी के हाथों में चला गया विक्टोरिया के। जो अब तक यहाँ पे था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो शासन जो है डायरेक्ट जो ताज है, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, उसकी जो साम्राज्ञी है, जो महारानी विक्टोरिया है, उसके हाथों में जा चुका है। और जो 1784 के एक्ट में जो एक उन्होंने चीज़ डाली थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, जो दो पद बनाए थे, जो द्वैध शासन की वहाँ पर शुरुआत की थी, उसको ख़त्म कर, उसको जो है उस प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया। उसके स्थान पर उन्होंने क्या किया? एक नए पद का, एक नए डेजिग्नेशन का जो है सृजन किया, एक नई डेजिग्नेशन को शामिल किया, जिसका नाम रखा गया भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। अब ये पद जो है शामिल किया गया। ये पद, जो इस पद पर बैठता था वो व्यक्ति वही उस पर बैठ सकता था या वही उसको सुशोभित कर सकता था जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ब्रिटिश कैबिनेट का जो सदस्य होता था उसी को राज्य सचिव के पद पर बैठाया जा सकता था। अब ये राज्य सचिव जो था, इस राज्य सचिव की जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो जो डायरेक्ट रिपोर्ट करता था, वो रिपोर्ट करता था सीधे महारानी को, जो उसकी ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्ञी होती थी। अब ये
जो राज्य सचिव है वो बन चुका है। अब राज्य सचिव को एक शासन भारत में चलाने के लिए यहाँ भी कुछ चाहिए। अब यहाँ उसकी सहायता के लिए एक सलाहकार परिषद बनाएगी। जो सलाहकार परिषद थी वो थी 15 सदस्यीय। इस 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद की सहायता से वो शासन चलाता था और जो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती थी, जो भी कार्यभार यहाँ पर संपन्न होता था, वो उसकी सूचना या उसकी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्ञी महारानी को प्रदान करता था। अब इसमें यहाँ पर क्योंकि जब कोई क्रांति होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो रिवॉल्यूशन होता है कहीं पे कुछ ऐसा, तो उस देश पर जो शासन करने वाले लोग हैं, चाहे वो कॉलोनिज्म वाली मानसिकता वाले हो या किसी भी मानसिकता वाले, तो वो उसको, उस आग को, उस रिवॉल्यूशन को थामने के लिए कुछ परिवर्तन करते हैं या उसको कि इस तरह की घटनाएं जो है दोबारा सामने ना आए, कुछ ऐसे लालच देते हैं या कुछ ऐसे कार्य करते हैं ताकि उस चीज़ों को, उन रिवॉल्यूशन को दबाया जा सके। वही कार्य अब ब्रिटिश साम्राज्य जो है शुरू कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं बांटो और राज करो की नीति। बांटो और राज करो की नीति जो है उसको हम समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने शुरू की। देखिए, अब जो है 1858 है, जो क्रांति है, क्रांति ख़त्म हो चुकी है। भारत में जो नाम मात्र का जो मुग़ल साम्राज्य था, जो बहादुर शाह जफ़र थे, जो नाम मात्र के शासक थे भारत के, वो भी अब ऑफिशियली रूप से वो ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है सारा शासन जो है, सारा कार्यभार, सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य की है। अब उन्होंने वो दो चीज़ें शुरू करते हैं। दो चीज़ें कैसे? वो जो बांटो और राज करो की जो नीति है वो 2 चरणों में शुरू करते हैं। कैसे? पहले चरण में वो ये समझते हैं कि जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के जो षड्यंत्रकारी थे वो मुसलमान थे। अब वो ये समझकर जो मुस्लिम नेता थे या जो मुस्लिम आम पब्लिक थी उसको दंडित करना, उसको प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि इसका जो है फल जो है इसका नहीं मिल पा रहा है, इसका जो उन्होंने रिजल्ट सोचा था, फिर वो इसका उल्टा करते हैं। और ये दोनों कारण या ये दोनों परिस्थितियाँ जो होती हैं या ये दोनों जो ये चीज़ें करते हैं, ये करते हैं उसी परिप्रेक्ष्य में, जो परिप्रेक्ष्य है बांटो और राज करो की नीति का। वो क्या दूसरे में वो करते हैं कि जब वो चीज़ पहली सफल नहीं हो पाती है कि मुसलमानों को वो दंडित कर रहे हैं, तो वो इसका उल्टा करना शुरू करते हैं। उल्टा क्या करना शुरू करते हैं कि जो मुस्लिम नेता थे, जैसे इसी टाइम पे जो राशिद अहमद गंगोही है या कासिम नानाउतवी साहब है, जो देवबंद जो मदरसा है वहाँ पर उसके संस्थापक थे, और जो सर सैयद अहमद खान है जो AMU के संस्थापक है, वो भी इस टाइम पर जो है राजनीति में या इस टाइम पर जो है सक्रिय है। अब वो उन लोगों को लालच देना या उन लोगों के थ्रू जो है जनता को, मुस्लिम साधारण रूप से जो मुस्लिम जनता है उसको समझाना शुरू करते हैं और उनको विशेष लाभ देना शुरू करते हैं। उनको नौकरियों में आरक्षण या इस तरह की चीज़ें जो देनी शुरू करते हैं, वो सिर्फ इसलिए देना शुरू करते हैं ताकि जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, ख़ासकर हिंदू कम्युनिटी के लोग, उनमें आपस में फूट डाली जा सके, उनके अंदर ये चीज़ बैठाई जा सके कि ये ब्रिटिश साम्राज्य जो है मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा है। और वो इसमें सफल भी हुए। आपस में दूरियां मुसलमानों में बढ़ी। जैसे एक समय ऐसा आया था जो सर सैयद अहमद खान साहब थे, जो पहले ये कहा करते थे कि हिंदू मुस्लिम भारत की जो है 2 आंखें हैं। वो सांप्रदायिकता इतनी फैली कि वो भी ये कहने पर इतने परिवर्तित हुए कि उनको भी एक बार जो है उनका जो वक्तव्य आता है वो ये कहते कि हिंदू और मुस्लिम जो है मतलब एक साथ नहीं रह सकते। इस तरह की जो अंग्रेज़ों ने है वो चीज़ें करी। अब ये बांटो और राज करो की जो नीति शुरू हो चुकी है, अब उसी में जो उनकी झलक है या उनके जो कि उनकी मंशा क्या है, वो मंशा हमें झलकने लगती है उनके आगे कानूनों में। उन्हीं कानूनों को हम देखेंगे जो 1861 का है। इसमें उन्होंने जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, पहली बार ये सोचना शुरू करा है कि हाँ, जो भारत ये हैं वो भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उसी में भारतीय प्रतिनिधियों को जो है शामिल करने की शुरुआत हुई। अब वायसराय वो किस तरह से शामिल करता था? जो वायसराय था, जो पहले वायसराय कौन है? कैनिंग। वो किस तरह से शुरू करता था? जो विस्तारित परिषद थी, जैसे जो विस्तारित परिषद थी, विस्तारित परिषद 2 भागों में थी। एक तो सरकारी, एक गैर सरकारी। अब जो भारतीयों को जो शुरुआत में शामिल किया गया, वो शामिल किया गया गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। यहाँ पर भारतीयों को एक तरीके से एक लॉलीपॉप टाइप सा देना शुरू करा है। अभी इसी अधिनियम में जो
मद्रास और मुंबई है, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी की जो पावर छीनी गई थी, जो शुरू हुई थी 1773 के एक्ट से और 1833 में उनसे टोटल पावर छीन ली गई थी, वो दोबारा पावर देनी शुरू करते हैं। क्योंकि दोबारा जब आदमी के पास पावर आती है तो वो रिवॉल्यूशन कम करता है, वो मतलब लोगों को कम भड़काता है, तो उनको देनी शुरू की ताकि वो उस ताकत के नशे में, उस ताकत की जो लाभ है उसको उठाने में इतने मशगूल हो जाए कि वो क्रांति के बारे में सोच ना सके। वही सोच जो है उनकी यहाँ पर झलकती है और वो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ देते हैं। और विकेंद्रीकरण जो है, जैसे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, देखिए यहाँ पर ये शब्द देख रहे हैं, ये है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि पावर को एक हाथ में ना रखना। जैसे आप रशिया देखते हैं, रशिया में जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है, सारी पावर पुतिन के हाथों में है, वो चाहे मतलब जो भी कर सकता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास बेसिक पावर है, लेकिन स्टेट में मुख्यमंत्री है। बाकी इसको कहते हैं मतलब पावर का विकेंद्रीकरण करना, पावर को बांटना अन्य लोगों में भी, ठीक है। पावर का जो है विकेंद्रीकरण की जो है शुरुआत दोबारा यहाँ पर होती है। और इसी में जो विधान परिषद है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, इनमें विधान परिषद का गठन होता है। यानी कि जो प्रांत थे, प्रांत को भी पावर देने की शुरुआत जो है वो यहाँ पर भारत परिषद 1861 के अधिनियम में शुरू हो गई थी। इसी में एक चीज़ जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, इसमें जो दो चीज़ें हैं उनमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की जो शुरुआत की गई, पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई 1861 की भारत परिषद अधिनियम में। अब इसको समझते हैं कि ये पोर्टफोलियो है क्या। पोर्टफोलियो बेसिकली ये होता है, जैसे आप देखते हैं कि पीएम है, आप पीएम को ये मान सकते हैं कि ये वायसरॉय है इस टाइम के। आप सारी चीज़ें ये नहीं संभाल सकते भाई, गृह मंत्रालय भी है, वित्त मंत्रालय भी है, रक्षा मंत्रालय भी है, यहाँ पर बहुत सारे मंत्रालय हैं। अब पीएम ने उन सब को पावर दे रखी है कि आप अपने विभाग से संबंधित कार्य जो है, उनसे रिलेटेड जो भी फैसला है, जो भी डिसीजन है, आप वो ले सकते हैं। वही पोर्टफोलियो को आप उसी तरह से समझ सकते हैं कि पोर्टफोलियो प्रणाली की हर विभाग का मतलब कुछ विभागों का या ज़्यादातर विभागों का एक प्रभारी बना गया, उस विभाग से जो रिलेटेड फैसले हैं वो ले सकता है। कि ऐसा नहीं सारे फैसले को जो वायसराय है वायसराय देखें, अब मतलब आखिर एक व्यक्ति जो एक पद पर है वो कितनी चीज़ों को देख सकता है। तो वो जो चीज़ करी गई वो चीज़ कहलाई पोर्टफोलियो प्रणाली। और इसमें एक चीज़ और की गई, जो अध्यादेश है जिसे कहते हैं ऑर्डिनेंस, इसको जो है शामिल किया गया जब वायसराय को पावर दी गई कि आप जो है काउंसिल की अनुमति के बिना, और वो भी कब, सिर्फ इमरजेंसी स्थिति में, कि ऐसा कुछ है कि आवश्यकता है लेकिन परिषद बैठ नहीं पा सकती है, लेकिन आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये जो अध्यादेश वाली जो चीज़ें हैं ये आज भी है। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 123 सेंट्रल के लिए और 213 स्टेट के लिए। आज इसके लिए क्या शर्त है? आज इसके लिए ये शर्त है कि यदि दोनों जो हमारे जैसे राज्यसभा या लोकसभा है, यदि उनमें से कोई सा एक जो है रनिंग में नहीं है या एक कोई सा कार्य नहीं कर रहा है, उसको वो भंग हो चुका है, तो तब जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। उसी तरह की जो शक्ति थी वो तब वायसराय को दी गई। इसके बाद शुरू आता है जो दूसरा भारत शासन अधिनियम होता है, वो आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। जो वहाँ पर वायसराय की जो, देखिए जो भारतीय प्रतिनिधि जो गैर सरकारी सदस्य जो यहाँ पर शामिल किए थे, इन्हीं गैर सरकारी सदस्यों की जो है संख्या इसमें बढ़ाई गई। जो संख्या पहले 16 थी, उन 16 संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया 60। ठीक। विधान परिषद जो थी उसके कुछ कार्य और बढ़ाए गए। विधान परिषद को कुछ पावर दी गई कि आप बजट पर कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ बजट पर कुछ अपना संकल्प रख सकते हैं। तो इस तरह की जो है कुछ पावर देगी। जैसे आज भी आप देखते हैं जैसे क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, उस तरह में जो वार्तालाप जैसे हमारी पार्लियामेंट में होती है, उसी तरह की कुछ पावर है जो है यहाँ पर दी गई। और इसी में एक चीज़ और शामिल की गई कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद है उसमें जो सदस्य ये चुने जाते हैं, जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं, इनको चुनने के लिए, इनको एक तरीके से इनका इलेक्शन करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम को कहा गया कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता है कि पहली बार जो है इलेक्शन सिस्टम कब आया। इलेक्शन, चुनाव शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है।
कि जैसे कोई पूछने लगे कि चुनाव शब्द का कब कहाँ मतलब कौन से एक्ट में प्रयोग हुआ है, 1892 में प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसको कहा गया था कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया। चुनाव शब्द का डायरेक्टली प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ, ये प्रयोग हुआ था 1909 के एक्ट में, 1909 के एक्ट में चुनाव का। 1909 के एक्ट में कहाँ हुआ? आप देखते कि इसको 1909 के एक्ट को हम दूसरा नाम क्या जानते हैं? मार्ले मिंटो, जो मार्लो मिंटो एक्ट कहते हैं, इसमें इसका जो है प्रयोग किया गया है। इसका कहाँ पे में प्रयोग मिलता है? इसमें आप देखते कि इसको इस पॉइंट को देखिए, जो मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया इसमें, इसी कारण इस मार्लो मिंटो को सांप्रदायिक, भारत में सांप्रदायिकता का जो है जनक कहा जाता है। यहाँ पर भारत में सांप्रदायिक फूट की जो है जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। अब इसमें 1909 में चीज़ें क्या क्या की गई, जो विधान परिषद है उसके जो आकार में है उसमें वृद्धि की गई, जो कार्य है उनका सिर्फ दायरा बढ़ाया गया, और जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, जैसे ये शब्द यहाँ पर गलत लिखा गया, जो इसकी कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी, इस कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। अब वो शामिल होने वाले कुछ लोग, जैसे यहाँ पर एक सवाल ये उठ सकता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र पी सिन्हा। इन्हें कौन सा पद दिया गया था, कौन सा सदस्य बनाया गया था? इन्हें बनाया गया था विधि सदस्य। ठीक है, कौन सा सदस्य? विधि सदस्य। इलेक्शन सिस्टम का पहली बार प्रयोग किया गया है क्योंकि मुसलमानों को एक स्पेशल पावर दी गई है कि आप ही सिर्फ जो मुस्लिम मतदाता है वही मुस्लिम प्रत्याशियों का चुनाव कर सकते हैं। इस तरह सांप्रदायिकता का जो जनक है या सांप्रदायिकता की जो शुरुआती बीज है वो आप जो है 1909 के एक्ट में देख सकते हैं। अब 1919 का जो अधिनियम है, इसको दूसरा नाम क्या है इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये दोनों शब्द जो है ये उस टाइम के जो सचिव है और जो वहाँ पर वायसराय होते थे ये उनके नाम है। जैसे ये सचिव है, भारत सचिव, और ये उस टाइम के जो है वायसराय है। अब इसे 1909 के एक्ट में जो है, 1909 के एक्ट में जो प्रांत है, जो स्टेट है, स्टेट को कुछ पावर देना शुरू किया गया। पावर कैसे? कि जो सरकार का जो केंद्र का जो ढांचा है उसको थोड़ा कमज़ोर किया गया, और जिसे कहते हैं ना विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी यहाँ पर और ज़्यादा की गई। इसमें जो प्रांतीय विषय है, जो इसमें 1909 के एक्ट में जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो प्रांत के जो विषय है उसको दो भागों में बांटा गया, जिन्हें एक को कहा गया हस्तांतरित और एक को आरक्षित। जैसे आप भी आज देखते हैं जो हमारी 7th शेड्यूल है उसमें आप देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को 3 विषयों में बांटा गया है। एक सेंट्रल सूची है, एक राज्य सूची है और एक अवशिष्ट सूची है। ठीक है, उसी तरह ये 2 सूचियाँ बनाएगी, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। हस्तांतरित और आरक्षित में कुछ कुछ विषयों को डाला गया और उनका शासन करने के लिए कुछ जो प्रणाली बनाई गई वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम PDF डाल देंगे इसकी, मतलब इसमें कोई इतनी खास जो है वो चीज़ नहीं है। इसमें एक चीज़ और की गई, द्विसदनी व्यवस्था जो है, द्विसदनी व्यवस्था जैसे आप यहाँ पर अब भी देखते हैं कि कुछ राज्यों में जो 6 राज्य हैं उनमें द्विसदनी व्यवस्था भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। उसी तरह की जो व्यवस्था है वो 1919 के एक्ट में शुरू की गई, जैसे राज्यसभा जो है और लोकसभा। और जो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है, प्रत्यक्ष चुनाव जो है, पहली बार इलेक्शन जो यूज़ हुआ वो कब हुआ? 1909 में। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन का कि हाँ डायरेक्ट लोग जो प्रत्याशियों को उनको चुनेंगे वो यूज़ हुआ 1919 के एक्ट में। ठीक, अब जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है जिसमें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है वो पहले चुने गए थे, अब उसमें ये कर दिया गया जो टोटल जो 6 सदस्य है, 6 में से कम 50% यानी कि 3 सदस्य जो है उनका जो है भारतीय होना आवश्यक है। और 1919
1909 में जो पावर जो है या जो प्रावधान मुस्लिमों के लिए किया गया था सांप्रदायिक आधार पर, उसको और बढ़ाकर सिखों के लिए भी किया गया, किसानों के लिए भी, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपीय के लिए, इनके लिए भी वो प्रावधान जो है अलग कर दिया गया। और इसी में एक अन्य पद लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया। उच्चायुक्त क्या है, जैसे आप आज भी देखते हैं, आज क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं जब आप विदेशी खबर सुनते हैं या जयशंकर साहब का जो आप बयान सुनते हैं या कुछ ऐसे देखते हैं कि, तो आप दो शब्दों को सुनते हैं। एक होते हैं कि भारत के उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, एक सुनते हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया, राजदूत। जबकि दोनों IFS अधिकारी होते हैं, दोनों विदेश में रहकर जो भारतीयों के काम कर रहे थे। दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में बहुत बेसिक सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? जो भारत के उच्चायुक्त है, भारत के उच्चायुक्त उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी ऐसे देश में सेवाएं दे रहा है जो कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है, जो 54 सदस्यों का देश है, जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का जो राज रहा था, जो उसके सदस्य हैं। उस देश में यदि कोई IFS अधिकारी है इंडियन फॉरेन सर्विस का, उसको कहा जाता है भारत का हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त। और जो अन्य देशों में है, अन्य देशों में रहने वाले जो व्यक्ति है, उसको कहा जाता है राजदूत। ठीक है, ये फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लोक सेवा आयोग का इसमें गठन किया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग का केंद्रीय जो बजट है उसको राज्यों के बजट से अलग किया गया, क्योंकि राज्यों को जो है पावर देनी यहाँ पर शुरू करी है। और इसी में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक आयोग को आप कहाँ समझेंगे? आप जब आगे आएंगे तो इसको समझेंगे आप साइमन कमीशन पे। ठीक है, वैधानिक आयोग का यहाँ पर एक गठन किया गया। जो वैधानिक आयोग है, उसी वैधानिक आयोग का गठन जो किया गया था, उसकी गठन जो है ये कहा गया था उसके उस टाइम पे कि इसका गठन 1909 के बाद 10 साल पूरे होने पर, यानी कि 1929 में गठन हुआ। लेकिन ब्रिटेन की कुछ ऐसी मंशाएं थी, क्योंकि वो चाहते थे मतलब अपने जो पकड़ है उसको मजबूत करना, तो उन्होंने साइमन कमीशन नाम से उस वैधानिक आयोग का गठन किया और 1927 में ही उसका गठन कर दिया, 2 वर्ष पूरे ही। जैसे आप लाला लाजपत राय की जो मृत्यु देखते हैं, लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी का विरोध करने के कारण थी। इसका विरोध वो लोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे जो भारत के लिए क्या बेहतर है, मतलब कि भारत के लिए, अब यहाँ पर अब मतलब वो देखिए कि पाखंडपना एक तरीके से कैसा है कि भारत के लिए क्या बेहतर है, इसको देखने के लिए 7 लोग 7 समंदर पार से आ रहे हैं, जो 7 अंग्रेज है। अब देखिए ये मतलब वो लोग भारत के ग्रामीण एरिया के बारे में क्या भारत के लिए क्या बेहतर है वो कैसे सोच सकते हैं? तो वही चीज़, उसी का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय वगैरह ने इन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किए, उसमें उनकी लाठीचार्ज में मृत्यु भी हुई। और 1927 में गठन हुआ। इसने 1930 में जो है अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने कुछ रिकमेंडेशन अपनी दी। रिकमेंडेशन अपनी क्या दी? उसने कहा कि द्वैध शासन जो है उसको जारी रखा जाए, राज्यों में सरकारों का विस्तार हो, सांप्रदायिक जो निर्वाचन हैं जो मुस्लिमों के लिए दिया गया है, बाद में सिखों वगैरह के लिए भी जो है उसको एक्सपांड कर दिया गया था कि उसको भी जारी रखा जाए। अभी जो इसकी रिकमेंडेशन पर जो चर्चा करने के लिए कुछ जो मीटिंग बुलाई गई, उन्हीं मीटिंग को कहा गया गोलमेज सम्मेलन। जो आप देखते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उन्हीं को गोलमेज सम्मेलन कहा गया। और इन्हीं गोलमेज सम्मेलन के आधार पर जो रिजल्ट निकल कर सामने आए, उस रिजल्ट से जो दस्तावेज बना, जो एक कानून बना, उसी को कहा गया श्वेत पत्र। और इसी श्वेत पत्र को शामिल किया गया 1935 के एक्ट में। अब इसी में एक चीज़ साइमन कमीशन के बाद जो आती है वो आती है सांप्रदायिक अवार्ड, जिसको बोलते हैं मैकडोनाल्ड अवार्ड। मैकडोनाल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1932 में जो ब्रिटेन है वहाँ के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड बोलते हैं, 1932 में हुआ था। अब इसमें है क्या? इसमें यह था, इन्होंने जो है जो 1909 से शुरू करें, 1909 में मुसलमानों को अलग सांप्रदायिक जो है निर्वाचन पद्धति दी, 1919 में सिखों के लिए, यूरोपीय के लिए, किसानों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए दी। अब ये हिंदू कम्युनिटी जो है उसमें भी ये मतलब इन्होंने जो है तो फड़का फैलाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी का जो एक हिस्सा है दलितों को भी अलग से जो है निर्वाचन व्यवस्था जो है वो कर दी गई। अब गांधी जी थे वो ये मानते थे कि जो दलित हिंदू कम्युनिटी का एक अभिन्न हिस्सा है जो उससे पृथक हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने इसके विरोध में जो उस टाइम पे ये यरवड़ा जेल, पुणे की जो यरवड़ा जेल है उसमें बनते, वहीं पर एक आमरण अनशन शुरू करते हैं। अब आमरण अनशन शुरू करते हैं तो फिर इनमें जो दलितों के नेता थे, जो अंबेडकर साहब थे, उनके मध्य और गांधी जी के मध्य कोई एक समझौता होता है। उस समझौते को कहा जाता है पूना समझौता। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है,
कि पूना समझौता को कराने में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, मतलब कौन वो व्यक्ति थे जो जिन्होंने इन दोनों के मध्य, गांधी जी के मध्य और अंबेडकर साहब के मध्य आपस में भूमिका निभाई समझौता कराने में। वो जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय कौन है? ये वही है जो BHU के संस्थापक है में से एक माने जाते हैं। अब इनके दोनों के मध्य जो है एक समझौता होता है और समझौते में ये बात तय होती है कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा और दलितों को हिंदुओं के अंदर ही आरक्षित स्थान दिए जाएंगे। इस तरह से ये सांप्रदायिक अवार्ड जो है ये ख़त्म हो जाता है। और अब जो अंतिम में से सेकंड लास्ट है वो आता है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें से जो बहुत से प्रावधान हैं वो हमारे डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी विद्यमान है। मतलब हमारे ये कहा जाता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आज का जो 60% हिस्सा है वो इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, यानी कि एक स्टेट वो बनाया गया, एक इंडिया बनाया गया कि जो राज्य है, राज्य और रियासतें जो हैं वो इस इंडिया का हिस्सा होंगी। और ये टोटल जो है, जैसे ये राज्य है और ये रियासत है कि ये भारत का हिस्सा होंगी और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना इस तरह से होगी। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच जो है 3 संघ सूचियाँ बनाएगी, जैसे स्टेट सूची होती है, सेंट्रल सूची होती है, और अवशिष्ट जो स्टेट सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची होती है, उस तरह की 3 शक्तियाँ बनाएगी। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो देगी वायसराय को। अवशिष्ट शक्तियाँ किस तरह होते हैं? ये उस तरह की शक्तियाँ होती है जैसे आज के टाइम पे जो चीज़ उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, कंप्यूटर इतने मतलब बड़े स्तर पर नहीं था, जो कुछ ऐसी जो विषय है या ऐसे मामले हैं जो कभी फ्यूचर में या भविष्य में कभी आ सकते हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार जिसको होता है या जो चीज़ उसमें शामिल होती है वो होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। इसने जो प्रांतों में जो द्वैत शासन था जो 1919 में शुरू हुआ था, जो आरक्षित और हस्तांतरित जो विषय 2 थे उसको समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का, यानी जो प्रांत थे उनको ऑटोनॉमी जो है देनी शुरू करी। और वही जो सिस्टम था जो प्रांतों में था वो द्वैत शासन जो है कोशिश की गई केंद्र में लागू करने की, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। और ना सफल हुआ था ये, इसको ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की कोशिश की गई लेकिन ये सफल नहीं हुआ। एक करने की कोशिश ये की गई कि केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली जो 1919 में प्रांतों में शुरू की थी वो उसकी करने की कोशिश की गई, ये भी सफल नहीं हुआ। और इसमें जो एक और चीज़ की गई, जो 11 राज्य थे, 11 राज्य में से 6 में जो द्विसदनीय व्यवस्था है, जैसे द्विसदनीय व्यवस्था मतलब जैसे आप विधान सभा है और विधान परिषद है किसी 6 राज्यों में, आज भी भारत में कुछ राज्यों में, वो उस तरह की जो प्रणाली है वो 11 में से 6 में शुरू की गई। ठीक। अब जो दलित जाति है इसमें एक प्रावधान और भी किया गया है कि दलित जातियों को, जो मैकडोनाल्ड में जो सांप्रदायिक अवार्ड था जो उसमें शुरू किया गया था कि दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से एक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई। रिजर्व बैंक जो आप आज देखते हैं उसकी भी स्थापना इसी में की गई। और एक चीज़ और की गई, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ हो चुकी है? 1919 के एक्ट में। इसमें अब क्या शुरू किया गया कि राज्य अपने यहाँ की सेवाओं के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, और कोई 2 राज्य जो ये चाहते हैं कि हम अलग अलग नहीं करते, हम एक कोई स्टेट वो बनाते हैं लोक सेवा आयोग, वो अपने लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, कंबाइंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी इसी में किया गया। और इसी में जो सुप्रीम कोर्ट है, एक 1937 में जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना होती है। अभी 1935 का खत्म हो चुका है, अब कैबिनेट मिशन आ चुका है, क्रिप्स मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन, उस तरह की गतिविधि होती है। और जो है भारत जो है आज़ादी की ओर अग्रसर है। और उसी आज़ादी की ओर अग्रसर होने में जो अंतिम आता है वो आता है हमारा 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें कोई इतनी खास चीज़ें नहीं है जो मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मतलब इतनी ज़्यादा मायने रखती हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे क्या है, ये आप जानते हैं कि इसमें इस एक्ट में ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और भारत का विभाजन जो है 2 डोमिनियन राज्यों में, भारत और पाकिस्तान में जो है विभक्त कर दिया गया उनको। वायसराय को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और वापस गवर्नर जनरल का पद शुरू कर दिया गया। अब भारत के अंतरिम वायसराय कौन हो गए? ठीक, देखिए भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन
लॉर्ड माउंट बेटन अंतिम वायसराय, क्योंकि वायसराय का पद समाप्त कर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। तो अब देश क्या हो चुका है, देश आज़ाद हो चुका है। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, किसके, स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन चुके हैं, जो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। दो क्वेश्चन है ये, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम ऐसे सदस्य जो भारतीय हैं वो कौन थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। अब जो भारत सचिव का पद है वो समाप्त कर दिया गया है। जो भारतीय रियासतें हैं उनको ये शक्ति दी गई कि आप चाहे पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, चाहे भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे आप अपनी, यदि आपकी ऐसी मर्जी है तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो आज़ादी के बाद बहुत सी रियासतों ने ये फैसला ले लिया था कि हम जो है भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन कुछ उनमें से जो पटेल साहब हैं उनकी बड़ी दूरदर्शिता थी, उन्होंने बहुत मतलब इसमें कूटनीति का या शक्ति का उस तरह से इस्तेमाल किया और जो ज़्यादातर रियासतें हैं उसको शामिल किया गया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो ये निर्णय नहीं ले पाई थी, उनमें से एक हैदराबाद भी थी जिसको ऑपरेशन पोलो के तहत, पुलिस कार्रवाई के तहत भारत में शामिल किया गया था। और इसमें जो एक करा गया, शाही उपाधि से भारत का सम्राट जो है समाप्त कर दिया गया और भारत जो है अब स्वतंत्र हो चुका है। अब यहाँ सर जो ऐसे एक्ट थे जिन पे ब्रिटिश का या ब्रिटिश ताज का या महारानी का डायरेक्टली आधिपत्य था या डायरेक्टली ऐसा था इंटरफेयर था, वो ख़त्म हो चुके। अब यहाँ सर जो कैबिनेट मिशन है उसके द्वारा या कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जो कमेटी गठित की गई है उनके द्वारा जो भारत का संविधान है उसको बनने की जो कार्य है वो शुरू हो चुके हैं। अब इसके बाद से जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो हमारा भारत का संविधान है हम उसका थोड़ा सा शुरुआती चीज़ देखेंगे, कैसे कैसे कमेटी थी, और उसके बाद जो अपना भाग 1 है 1 से शुरू करेंगे और जो कंप्लीट भाग है 22 भाग जो है, जो चलकर जो 25 भी होते हैं उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक जो है हो सकता है थोड़ा सा लंबा हुआ हो लेकिन समझ आया होगा। शुक्रिया।